नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जवान। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार सिलेक्शन वाला पे। स्वागत है दोस्तों। और जैसे कि एग्जाम आने वाले हैं, आपके एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम आने वाले हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपका रिवीजन कराया जाए चैप्टर वाइज। तो आप थोड़ा टाइम दीजिए, आधा घंटा 20 मिनट का वीडियो होगा, तो आपका एक चैप्टर हम क्लियर कर देंगे कॉन्सेप्ट वाइज। इस कॉन्सेप्ट पे जो भी क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल्स आएगा, अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपका छूटेगा नहीं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिएगा। और एक रिवीजन है, तो मैं थोड़ा चाहूंगा कि थोड़ा तेज भी चले हम। तो आइए टाइम वेस्ट न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या चैप्टर है हमारा। तो हमारा चैप्टर है कार्य, शक्ति और ऊर्जा, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम दोगे ना दोस्त, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कार्य क्या होता है। कार्य का अर्थ है किसी क्रिया के संपादन से होता है, जैसे कि हल चलाना, लकड़ी काटना, पढ़ना इत्यादि। यानी कोई भी क्रिया आप कर रहे हो उसको कार्य बोलते हैं। किसी भी क्रिया का होना क्या कहलाता है? तो कार्य कहलाता है। अगर कोई काम आपने किया, यानी कि हल चलाना, पढ़ाई किया, आपने बैठ के पढ़ाई किया, वो भी एक कार्य है। उसके बाद है कि बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित यानी डिस्प्लेस्ड कर दिया जाए, इसी डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। ध्यान रखिएगा, यहां पे बोला गया है कि बल की दिशा में डिस्प्लेस करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। आपने बल लगाया किसी वस्तु पे, वो डिस्प्लेस हो गई, किससे? तो बल की दिशा में। जिस दिशा में, मान लो एक कोई टेबल या कुछ पड़ा हुआ था, यहां पे मैंने धक्का दिया और आगे की तरफ धक्का दिया और इसी दिशा में वो आगे बढ़ गई, तो आपने क्या किया? तो आपने कार्य किया। ठीक है। तो कार्य, बल तथा विस्थापन एक क्या है? अदिश गुणनफल होता है। कार्य क्या होता है? बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल होता है। वेक्टर और स्केलर आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे बताया जाता है कि क्या एक अदिश गुणनफल होता है, एक होता है सदिश गुणनफल। तो इसमें क्या करते हैं? इसे बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा अदिश होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि क्या करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट का क्या, डॉट प्रोडक्ट का प्रोडक्ट क्या होगा? तो हमेशा स्केलर होता है। यानी दो सदिश राशि हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट अगर आप निकालो, यानी अदिश गुणनफल क्या होगा? तो उसका प्रोडक्ट हमेशा अदिश होता है। क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे, क्या होगा? तो इसे बोलते हैं डब्ल्यू एफ डॉट एस। ये क्या है? दोनों सदिश है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे फोर्स भी सदिश है, यानी वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट भी सदिश है, लेकिन इसके गुणनफल से जो आया वर्क, वो क्या होता है? तो स्केलर यानी अदिश होता है। कैसे निकालते हैं? तो W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो थीटा क्या है यहाँ पे? तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का बीच का एंगल। अगर आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो गया, तो उन दोनों के बीच का कोण होगा थीटा, यही एंगल होगा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? देखिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइव क्लासेस नहीं होगी ये, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी प्रॉब्लम होगा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए। तो कार्य का एसआई मात्रक आपसे पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन कि कार्य यानी डब्ल्यू, वर्क का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या होता है? तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो क्या लिखते हैं? देखिए, अगर सीजीएस प्रणाली में पूछा जाए तो इसे अर्ग, सीजीएस प्रणाली में अगर आपसे पूछ दे तो क्या बोलोगे आप? अर्ग होता है। और 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, या 1 अर्ग इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल होता है। ठीक है, चलिए। उसके बाद है कि कार्य एक क्या होती है? तो अदिश राशि। जैसे कि मैंने बताया आपको, कार्य क्या है? ये एक अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन ये निकलता कैसे है? तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो की दोनों के दोनों सदिश हैं और इनके अदिश गुणनफल से निकलता है, इसलिए ये अदिश होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं कि कार्य होता क्या है। अगर किसी दीवार पे आप धक्का लगाते हो तो किया गया कार्य शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं है। क्या है? एफ डॉट एस कॉस थीटा। देखिए, इनमें से कोई भी वैल्यू जीरो आया तो आपके द्वारा किया गया कार्य जीरो हो गया। फोर्स आपने नहीं लगाया तो कार्य नहीं हुआ। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, कोई कार्य नहीं हुआ। अगर ये थीटा की वैल्यू जीरो आ जाए तो जीरो किस केस में आता है? तो थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री यानी cos 90 जब होगा तो आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 10 किलो का बोझा लेकर कई वर्षों तक खड़ा रहता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कोई विस्थापन, कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। क्लियर है?
अगर कोई कुली 100 किलो का बोझा लेकर मीलों दूरी तक चलता है तो किए गए कार्य शून्य होता है, क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। यही मैं बता रहा था कि जैसे ही एंगल 90 डिग्री आया आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य हो गया। क्लियर है? यानी क्या हो गया, कोई कुली है, ठीक है, ये कुली हो गया, इसने सर पे कुछ लेकर, सर पे ये बोझा है इसका एम मास का, और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये बल किधर लगाएगा, नीचे की तरफ mg, और ये जा किधर रहा है, डिस्प्लेसमेंट टी का आगे की, यानी अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो mg कहां पे लगेगा, तो नीचे, और डिस्प्लेसमेंट कहां पे हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। और जैसे ही 90 डिग्री आया आप बोल दोगे कि भाई साहब आपने कोई काम नहीं किया था, मारेगा भी आपको और पैसा भी आपको लेकर जाएगा, लेकिन बोलो कि मैं साइंस पढ़ता हूं, आपने कोई काम नहीं किया है, ठीक है। उसके बाद है, अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पे चढ़ा और चढ़कर उतर गया तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि विस्थापन शून्य हो जाता है। क्या होता है, तो विस्थापन हम निकालते कैसे हैं दोस्त, जब भी आपसे बोला जाए कि विस्थापन निकालो तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आप क्या करते हैं, विस्थापन। यानी जिस बिंदु से आपने चलना स्टार्ट किया, प्रारंभ किया है, अगर उसी बिंदु पे आप आ गए तो आपके द्वारा विस्थापन क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि फाइनल और इनिशियल स्टेज एक ही है। आप निकालोगे, यहां से आपने चलना स्टार्ट किया था और यहीं तक आ गए, तो आपका फाइनल भी यही था और इनिशियल स्टेज भी यही था, यानी जैसे आप निकालोगे ये शून्य हो जाएगा, यानी आपके द्वारा किया गया कार्य 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपने 0 तय किया है। चलिए अगला है कि किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। किस किस डायरेक्शन में होता है, तो किया गया कार्य पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। शून्य किस में होगा, तो जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल जब 90 डिग्री होगा तो ये शून्य हो जाएगा। ऋणात्मक कब होगा, जब इन दोनों के ऋणात्मक कब होगा, जब इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का कोण बन जाए, यानी आपने फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, 180 डिग्री का कोण बन गया, तो क्या हो गया, वहां पे नेगेटिव हो गया। आपने बहुत मेहनत किया एग्जाम में, मानो आपने बहुत मेहनत किया लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया, आप फेल हो गए, यानी आपने आगे बढ़ने के लिए काम किया था लेकिन आप पीछे हो गए, 1 साल आपका बर्बाद हो गया। तो उस केस में बोला जाता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, तो निगेटिव हो गया। क्लियर है? सामने वाला यही बोलेगा कि आपने पढ़ाई मन से नहीं की है, ठीक है। और उसके बाद धनात्मक कब होता है, कि जब आपने डायरेक्ट किसी वस्तु पे बल लगाया और वस्तु का डिस्प्लेसमेंट आपके द्वारा लगाया गया बल के डायरेक्शन में हो गया, तो उस केस में क्या होगा, तो धनात्मक यानी पॉजिटिव हो जाता है। उठाकर रखने में किया गया कार्य शून्य होता है, यानी कोई वस्तु को उठाकर आप खड़े हो, कितनी दिन तक, आप सदियों तक खड़े रह जाओगे ना, आपके द्वारा किया गया कार्य क्या हो गया, तो शून्य ही माना जाता है। यानी उठाकर रखने में कोई काम नहीं होता है, क्या माना जाता है, शून्य। उसके बाद घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। क्यों होता है, घर्षण बल के द्वारा, देखिए पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये हमेशा होता है, हर केस में ये निगेटिव ही आता है, इसलिए पूछा जाता है कि घर्षण बल के द्वारा यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, आंख बंद करके बोलना, ऋणात्मक यानी निगेटिव। क्यों होता है, कि जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो ना, ये ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, इसलिए इसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक या निगेटिव माना जाता है। क्लियर है? यानी आप चल रहे हो, गाड़ी चल रही है ना, पहिया घूम रहा है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वो लगता है, ठीक है। चलिए, तो एक नोट करना है, कार्य शून्य उसी का होगा जहां पे बल और विस्थापन के बीच का एंगल मूलतः 90 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि किस सिनारियो में आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, तो जब विस्थापन और आपके द्वारा लगाया गया फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में आपके द्वारा किया गया कार्य शून्य माना जाएगा। क्लियर है दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया, सीधे पूछता है कि अगर किसी वस्तु पे 10 न्यूटन का फोर्स आपने लगाया, फोर्स इक्वल टू कितना, तो 10 न्यूटन, ठीक है। तो बल 36 से 30 डिग्री का कोण पे आपने आरोपित किया और वस्तु 5 मीटर के लिए विस्थापित हो गई, ठीक है। तो किया गया कार्य कितना होगा, ठीक है। तो W इक्वल टू क्या होगा, Fs
कॉस थीटा। क्लियर है? चलिए, आपने फोर्स लगाया है बॉडी पे और बॉडी मूव हो गई कितने, तो 5 मीटर के लिए, तो क्या होगा, F कितना है, 10 न्यूटन। उसके बाद क्या आएगा, F डॉट S 5 मीटर, और उसके बाद है कॉस थीटा, कितना आ गया, कॉस थीटा, और थीटा क्या है, तो 30 डिग्री, यानी क्या आएगा, तो आएगा आपका 25√3। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि अगर किसी वस्तु पे 10 न्यूटन का बल आरोपित किया जाए और वो वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर के लिए विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य क्या होगा। यानी जिस डायरेक्शन में आपने बल लगाया, वस्तु भी उसी डायरेक्शन में मूव कर गई, यानी आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है, तो पॉजिटिव है, और एंगल क्या होगा, तो 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। क्लियर है? यानी जिस डायरेक्शन में आपने बल लगाया उसी डायरेक्शन में भी बॉडी मूव कर गई, यानी एंगल 0 हो गया, तो हो गया Fs cos थीटा, Fs cos थीटा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो कितना, 10 गुने 5 क्या हो गया, 10 इंटू 5, यानी 50 जूल। किया गया कार्य क्या होगा, 50 जूल होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो नहीं है, हाँ, ऊर्जा। ऊर्जा क्या करते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं हम, तो ऊर्जा कहते हैं, एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। तो सभी प्रकार की ऊर्जा के एसआई मात्रक क्या होता है, जूल, और सीजीएस में अगर आओगे तो अर्ग। क्लियर है? और क्या है, सभी प्रकार की ऊर्जा एक अदिश राशि होती है, यानी क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर है? चलिए, ऊर्जा का वाणिज्य इकाई क्या है, किलो वाट आवर, यानी कितना ऊर्जा पर आवर में खपत हो रही है उसका वाणिज्य, यानी जो भी हमारे घर में बिजली का बिल आता है उसमें देखना आप किलो वाट आवर लिखा रहता है, यानी एक घंटे में कितना एनर्जी आपने खपत की। ऊर्जा विभिन्न प्रकार की, जैसे कि द्रव्यमान ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान के कारण उसमें जो ऊर्जा रहती है उसको बोलते हैं द्रव्यमान ऊर्जा। सूर्य में सोलर ऊर्जा एनर्जी होती है, उसे बोलते हैं सूर्य ऊर्जा। नाभिकीय, जब हम नाभिकीय जैसे कि परमाणु ऊर्जा जिसको बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा, जो मैं साउंड, ये क्या है, साउंड जो मैं बोल रहा हूं वो क्या है, ध्वनि है, तो ध्वनि ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो भोजन को हम लेते हैं तो वहां रासायनिक एनर्जी ही कन्वर्ट होती है, यानी ये क्या है, रासायनिक ऊर्जा। उसके बाद है प्रकाश ऊर्जा, जो सूरज के प्रकाश आती है उसमें भी एनर्जी होती है। उसके बाद है उष्मा, उष्मीय ऊर्जा, अगर कोई आग जल रहा है तो क्या धीरे धीरे कमरा गर्म हो जाएगा, तो क्या है, उष्मीय ऊर्जा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से आती है, वो होती है विद्युत ऊर्जा। उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा, कोई गाड़ी चला रहे हो, साइकिल चला रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो, यांत्रिक ऊर्जा। और पूछता है आपसे कि यांत्रिक ऊर्जा किसका और किसका समेशन, किसका योग होता है, तो ये होता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी गतिज ऊर्जा और प्लस स्थितिज ऊर्जा को मिलाकर जो बनता है वो क्या बोलता है, यांत्रिक ऊर्जा। क्लियर है दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं कि द्रव्यमान ऊर्जा, प्रत्येक द्रव्य मैटर में उसके द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा होगी उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा। E इक्वल टू MC स्क्वायर, E इक्वल टू MC स्क्वायर, बहुत ही क्रांतिकारी फॉर्मूला, ठीक है। जहां पे E क्या है, तो पदार्थ में निहित ऊर्जा है, यही ऊर्जा है M द्रव्यमान। C क्या है, प्रकाश का वेग, जो कि क्या होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आइंस्टीन के द्वारा दिया गया द्रव्यमान का समीकरण है। क्रांतिकारी से बोलते हैं ना, क्रांतिकारी खोज जिसने आइंस्टीन ने दिया था, E इक्वल टू MC स्क्वायर। किसी भी पदार्थ में क्या एनर्जी होगा, तो E इक्वल टू MC स्क्वायर। इसे अपेक्षित या अपेक्षिकता का सिद्धांत अथवा सापेक्षिकता का सिद्धांत अथवा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, और यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, कौन से, चलिए आइए देखते हैं कौन से होते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा, अभी मैंने बताया कि यांत्रिक ऊर्जा किसका, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के मिलने से जो बन जाए वो क्या होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा, यानी मैकेनिकल एनर्जी। इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो ई मैकेनिकल, ई मैकेनिकल कैसे लिखेंगे, तो ई मैकेनिकल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है दोस्त? चलिए, जब भी सीधे क्वेश्चन आता है कि गतिज ऊर्जा किसका योग होता है, आप बोलेंगे किसका, तो पोटेंशियल एनर्जी और
काइनेटिक एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग को हम बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा। चलिए अगला कि गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? गति के कारण वस्तु में उत्पन्न ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। जब तक कोई वस्तु गति में नहीं है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होगी। अगर आप बैठे हो, चुपचाप बैठे हो, तो आप में गतिज ऊर्जा नहीं है, आप में क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा है, यानी वो ऊर्जा जो वस्तु के अपनी स्थिति के कारण उसमें रहती है उसे बोलते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है? तो गतिज ऊर्जा क्या है? गति में रहने वाली वस्तु, अगर वेग गतिशील है तो क्या होगा? गतिज ऊर्जा। एग्जाम्पल है कि, और इसे लिखते कहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। इसे कैसे लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है? हाफ mv²। m क्या है? तो द्रव्यमान, द्रव्यमान v क्या है? वस्तु का वेग। क्लियर है दोस्त? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। चलिए उसके बाद है कुछ ऊर्जा के प्रकार, यानी ऊर्जा कितने तरीके का होता है? तो गैर परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत, यानी नॉन कन्वेंशनल सोर्स कौन सा है? जो वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है और जो नष्ट न होने वाला हो, यानी कि जो नष्ट, जैसे सूर्य, सोलर एनर्जी कभी नष्ट नहीं होगी। उसके बाद आता है जैसे भू तापीय ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, क्या है? ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। ठीक है? उसके बाद है सूर्य का प्रकाश, वायु इत्यादि, क्या है? अक्षय ऊर्जा है, जो कभी, जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। उसके बाद है तापीय शक्ति, संयंत्रों में विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जीवाश्म कोयले का उपयोग किया जाता है, यानी जो जीवाश्म ईंधन से उपयोग होता है हमारे, यानी तापीय। उसके बाद तापीय विद्युत संयंत्र में क्या? तो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करते हैं। अच्छा, परंपरागत ऊर्जा का सोर्स जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, जो पहले प्रयोग में लाया जा रहा है और नष्ट होने वाला है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, ये कभी ना कभी तो नष्ट खत्म हो जाएंगे ना। उसके बाद है कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या होता है, यानी जो महासागर में तापीय ऊर्जा है उसका कारण, तो महासागर के भिन्न भिन्न स्तरों का ताप में अंतर। देखिए महासागर का जो देखते हैं ना आप, उसके अलग अलग स्तर का अलग अलग ताप होता है। सूरज की गर्मी सब पे पड़ती है, लेकिन आप देखोगे ज्वार भाटा, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो ज्यादा गर्म होता है, जो नीचे वाला होता है कम होता है। तो इनके अलग अलग स्तर पे अलग अलग ताप होता है, जिसके कारण इसमें एक ऊर्जा होती है महासागरीय तापीय ऊर्जा। पूछा गया क्वेश्चन है, मैं नहीं देखा हूं, आपको ही बताया हूं क्वेश्चन, हमने डिस्कस किया था कि महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है। क्या बताओगे आप? तो महासागर के भिन्न भिन्न स्तरों का ताप में अंतर होना। ठीक है? चलिए, अगर किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी? यानी आप देखो क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है दोस्त? काइनेटिक एनर्जी यानी इक्वल टू हाफ mv²। ठीक है? अब क्या करना है आपको? इसको दोगुना कर देना है। ठीक है? तो ये 1 हो गया, और ये काइनेटिक एनर्जी 2 निकालोगे, हाफ m2v²। क्या हो गया? 2v²। अब आप क्या करोगे? हाफ mv², और ये 2 क्या हो गया? तो 4 हो गया। ये क्या था? ये टोटल हाफ mv² क्या है? तो ke1 है, तो कितना गुना बढ़ा? तो इसको लिख सकते हो आप ke2 इक्वल टू 4:ke, यानी काइनेटिक एनर्जी 1। कितने गुना हुआ? तो 4 गुना। जैसे आप वेग को 2 गुना करोगे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने गुना हो जाएगी? तो 4 गुना हो जाएगी। क्या आंसर होगा? ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए कुछ और देखते हैं। संवेग, संवेग क्या होता है? मोमेंटम। जैसे बोलते हैं ना, कभी मैं मोमेंटम में हूं, छेड़ो मत, थोड़ा डिस्टर्ब मत करो, अभी मैं मोमेंटम में आया हूं, यानी मास इनटू वेग। जो बॉडी में p इक्वल टू क्या होता है? p इक्वल टू mv, यानी मोमेंटम, मास, और बॉडी में जो मास, हमारा जो द्रव्यमान है, उसको आप अपने वेग से गुना कर दोगे तो आपका संवेग निकल जाता है। ठीक है? अच्छा, कैसे लिखते हैं? p इक्वल टू mv। ठीक है? तो ये क्या करता है? एक फॉर्मूला और आ जाता है आपका ft। कैसे? तो p इक्वल टू mv, आप t से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुना कर दो। ठीक है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब यहां से क्या लिख सकते हो? mvt और बटा में t। तो mv
एम बी टी और बटा में टी कितना आएगा, तो आ जाएगा P इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। क्लियर है। चलिए उसके बाद है कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है केजी मीटर पर सेकेंड किसका, तो संवेग का एसआई यूनिट होता है बीमा ml t टू द पावर -1। संवेग क्या है, तो संवेग क्या होता है, तो संवेग वेक्टर क्वांटिटी होती है। संवेग क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। संवेग के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था, संवेग के बारे में न्यूटन ने बताया था। और एक और अगर आपसे बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, तो आप रिलेशन बता सकते हो क्या होता है, जैसे कि हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या होगा, तो हाफ के इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है। अब आप क्या करो, हाफ एम भी स्क्वायर में एम और बटा एम से गुना कर दो। ठीक है। अब आप देखो क्या आएगा, हाफ एम स्क्वायर भी स्क्वायर और बटा में एम। अच्छा, एम भी क्या होता है, मोमेंटम यानी पी। हाफ आपका आ जाएगा पी स्क्वायर और बटा में एम, यानी कैसे लिख सकते हो आप, तो पी स्क्वायर बटा 2m इक्वल टू क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। पी क्या है, तो आपका संवेग है, यानी पी क्या है, तो संवेग है। ध्यान रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। देखिए क्या आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m। चलिए, ये दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का अगर संवेग स्थिर हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है। अच्छा, अलग अलग द्रव्यमान का वस्तु है और दोनों का क्या करना है आपको, तो संवेग को स्थिर कर देना है। तो हल्के वाले का अधिक होगा, भारी वाले का अधिक होगा, किसका, तो अभी हमने पढ़ा कि के ई इक्वल टू पी स्क्वायर बटा 2m। ठीक है। ये क्या है, तो इसे आपको क्या करना है, स्थिर करना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आपको छेड़ना क्या है, तो m, यानी ये जितना ज्यादा होगा, यानी ये जितना ज्यादा होगा, यानी जो जितना भारी होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी कम हो जाएगी। यानी भारी वस्तु जितना होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होगी, जो जितना हल्का होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी जितनी अधिक होगी। इसलिए कहा जाता है कि मोटे नहीं, अपने आप को फिट रखो। ठीक है। आपकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो क्या होगा, हल्के वाले का ज्यादा होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हल्के वाले का ज्यादा होगा। देखिए, अगर दो अलग अलग द्रव्यमान का वस्तु का गतिज ऊर्जा समान हो तो संवेग क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, तो पी स्क्वायर और बटा में 2m। ठीक है। तो यहां से पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल टू के ई और इंटू 2m। तो p इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर काइनेटिक एनर्जी इंटू 2m। अब देखो, आप यहां से निकाल सकते हो। आपको क्या करना है कि गतिज ऊर्जा समान है, यानी ये क्या है, तो कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। आपको यहां भी क्या करना है, छेड़छाड़, तो मास में ही करना है। यानी जिसका मास अधिक होगा उसका क्या होगा, तो संवेग उसका ज्यादा होगा। यानी यहां पे क्या करना है, तो भारी बनना है। क्लियर है, यानी भारी वाले का अधिक होगा। चलिए आगे बढ़े, अगला देखते हैं क्या है। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी, वो एनर्जी जो किसी भी वस्तु के अपने पोजीशन के कारण, यानी स्थिति के कारण जो वस्तु में निहित होती है, उसे क्या बोलते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी वस्तु के स्थिति के कारण एनर्जी जो होती है, जो कार्य करने की क्षमता होती है, वो क्या कहते हैं उसको, स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान हो तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पे के ऊपर स्थित हो तो गुरुत्वीय बल के द्वारा किया गया कार्य अंतिम या प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पे निर्भर करता है। यानी कि W इक्वल क्या होता है, तो m जी एच, जी क्या है, तो गुरुत्वीय त्वरण। क्या मान होता है इसका, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का क्या होता है ऐसा यूनिट, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो जल विद्युत संयंत्रों में, यानी
कि जब आप किसी डैम में जाओगे जहां पे पानी को एकत्रित किया जाता है और किसी खास हाइट से गिराया जाता है, जब गिराया नहीं जा रहा है यानी पानी को सिर्फ रखा गया है स्टोर करके, तो उसमें क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा, यानी अपने स्थिति के कारण वहां पे जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है। जैसे कि वो नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ गिराओगे ना दोस्त, जैसे आप गिरा रहे हो तो क्या होगा, वही स्थितिज ऊर्जा उसके गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल क्या है। तना हुआ धनुष, किसी पे धनुष तान दिए हमने, यानी भगवान राम ने किस पे, तो रावण पे धनुष तान दिया था, छोड़ा नहीं, छोड़ोगे जैसे कि छोड़ा वो क्या हो गया, वही पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और जाकर लग गया उसके नाभि में, बेचारा टून से मर गया। यही हुआ था ना, गुलेल को तान के मारे किसी को, तो क्या हो गया, जब तक ताने आप तब तक उसमें पोटेंशियल एनर्जी था, जैसे छोड़े वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और जाके बंदे के कपार फोड़ दिया। बिल्कुल क्या है, ठीक है, तो यही है स्थितिज ऊर्जा यानी mgh। क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी यहां भी क्या होती है, mgh स्थितिज, और इसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अगर किसी 1 kg के द्रव्यमान को पृथ्वी की सतह से 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए यहां पे 2 क्वेश्चन बन सकता है, एक तो उठा के रखना है और एक उठा रहे हो, तो आप जब भी नीचे से ऊपर उठाओगे आपने कुछ काम किया है, यानी W इक्वल टू क्या होगा, तो W इक्वल टू होगा mgh। ठीक है, मास क्या है, तो 1, G क्या है, तो 9.8, कितने हाइट तक उठाया आपने, तो 9.8। अच्छा, तो यहां पे वर्क का क्या होगा, तो 9.8 इंटू 9.8 यानी कि 9.8 का स्क्वायर, और वर्क का क्या होगा, तो जूल। कितना कार्य किया आपने, तो 9.8 का स्क्वायर में जूल, यानी ऑप्शन सी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ गए और पूछा गया कि 1 kg के वस्तु को 9.8 मीटर की ऊंचाई तक उठा के रखने में किया गया कार्य, यानी उठा के आपने रखा है। मैंने बोला ना कि उठा कर रखो, जिंदगी भर रखो, 2 जन्म ले लो, मर जाओ, जिंदा रहो, कुछ नहीं होता है दोस्त। जब तक उठा के आप कुछ करोगे नहीं ना, अपने पास रखे रहो, क्या होगा, किया गया कार्य शून्य होता है, जब तक भी स्थापन नहीं होगा शून्य होगा। चलिए उसके बाद है स्प्रिंग में स्थित ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी स्प्रिंग है उसको दबाते हो तो छोड़ता है वो, यानी दूर फेंकता है, जब खींचोगे तब अपने छोड़ दोगे तब भी, यानी अपने पोजीशन के कारण जो लेंथ में बदलाव होता है तो क्या करता है, वो ही पोटेंशियल एनर्जी उसके काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है। कैसे लिखते हैं, तो हाफ, इसको कैसे लिखते हैं स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, तो PE इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अच्छा आप पूछोगे x क्या है, तो x है इसके लंबाई में परिवर्तन, यानी शुरू में क्या था और लास्ट में क्या था। शुरू में मान लो 1 मीटर की लंबा था, आपने इसे तान के 2 मीटर किया, तो फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 3 मीटर से 1 मीटर निकाल दो यानी 2 मीटर, और यही x की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? जितना आपने खींचा या जितना आपने उसे दबाया। फाइनल में पहले क्या था, मानो कि पहले 3 मीटर का था, दबा के आपने 1 मीटर किया तो फाइनल 1 मीटर हो गया, और इनिशियल क्या था, तो 3 मीटर था। क्लियर है? चलिए उसके बाद है स्थितिज ऊर्जा का एग्जाम्पल क्या है, तना हुआ धनुष, दबा हुआ गद्दा, अभी मैंने बताया, पकड़ा हुआ हाथ में पत्थर उठा लिया हमने, क्या हो गया, मेरे पास स्थितिज ऊर्जा आया, जैसे ही मारेंगे वो क्या होगा, वही स्थितिज ऊर्जा आपके काइनेटिक एनर्जी यानी पोटेंशियल ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया और आपकी जैसी की तैसी कर देगा। क्लियर है? उसके बाद है आकार में बदलाव के कारण, कोई वस्तु है बॉल होता है ना छोटा वाला, दबाते हो ना, तो उसके आकार में जैसे आकार में, जैसे स्प्रिंग के आकार में आपने दबाया वहां पोटेंशियल एनर्जी आया। शरीर में प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, यानी शरीर में जो ऊर्जा होता है ना उसको बोलते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। क्लियर है? उसके बाद है क्वाइल स्प्रिंग को दबाने या फैलाने में क्या होगा, तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ता है। ठीक है, बांध में भंडारित पानी, यानी वही डैम में पानी आपने स्टोर करके रखा है, वहां पे स्थितिज ऊर्जा है। चाबी वाली घड़ी में या खिलौना, चाबी दे दो आप, ठीक है, तना हुआ गुलेल। चलिए गतिज ऊर्जा का उदाहरण क्या है, दौड़ता हुआ लड़का, जैसे गति आया आप में गतिज ऊर्जा आया। ठीक है, तो जो देख लो आप, चलती हुई बस, रनवे पे चलता हुआ एरोप्लेन, जो भी है ये सब क्या है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के उदाहरण, छत पर दौड़ता हुआ लड़का, यानी किसी सर्टेन हाइट पे दौड़ता हुआ लड़का क्या करेगा, अपने हाइट को भी मेंटेन करना है उसे, यानी
एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है, उसमें क्या है, पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा आपसे एक बार रेलवे ने पूछा कि उड़ता हुआ एरोप्लेन में कौन सा एनर्जी है, तो आप क्या बताओगे, वहां पे स्थितिज और गतिज दोनों है, एक खास हाइट पे उड़ भी रहा है और अपने हाइट को मेंटेन भी किया है। तो क्या होगा, उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर, लुढ़कता हुआ वस्तु में क्या है, अपनी स्थिति को बनाए भी रखना है और चलना भी है। चलती हुई बस, ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना इसका विनाश किया होता है, यानी ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही इसका नष्ट हो सकता है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। इसी को बोलते हैं ऊर्जा का संरक्षण का, इन प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी का कंजर्वेशन। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत दिया किसने था, तो जूलियस रॉबर्ट मेयर ने इसे दिया था। जूल ने ऊर्जा के संरक्षण का नियम का प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यात्मक मान को खोजा, यानी कि कैसे आप ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करना। जैसे कि क्या बोलते हैं, आप जैसे मोटर से पानी भर रहे हो तो क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को या विद्युत मैकेनिकल ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सेम काम होता है कहां पर, डायनेमो में। डायनेमो में क्या होता है, उसका जस्ट उल्टा। डायनेमो क्या करता है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी दोगे आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाकर देगा। क्लियर है। चलिए, यंत्र क्या है, तो विद्युत सेल क्या करता है, तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत, यहाँ पे एक पूरा का पूरा खाका तैयार करके दिया गया है कि कौन क्या करता है। तो विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसके बाद माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। टरबाइन क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। उसके बाद विद्युत जनरेटर, विद्युत ऊर्जा, देखिए यहाँ पे टरबाइन और विद्युत जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं दोनों। मोटर विद्युत मोटर ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और विद्युत बल्ब क्या करता है, तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्लियर है। यानी ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना। जब किसी गेंद को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो गतिज ऊर्जा में कमी या वृद्धि क्रमशः स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि या कमी के बराबर होता है। यानी जितना उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगा उसके गतिज ऊर्जा में उतना ही बढ़ोतरी होगा। क्लियर है। जब भी आप नीचे से ऊपर फेंकोगे, जी क्या करता है, उसके नीचे की तरफ खींचता है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है। तो वही बोल रहा है कि जैसे आप नीचे से ऊपर फेंकते हो या ऊपर से नीचे गिराते हो तो जितना उसकी स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी या वृद्धि होगी उतना ही उसके काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा। क्लियर है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी पे गिरती है तब इस पे कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहता है, यानी कोई ऊर्जा में चेंजेस नहीं आता। mgh, सिर्फ वहां पे क्या लग रहा है, जी लग रहा है। उसके बाद है साइकिल चलाने में रासायनिक ऊर्जा पेशीय ऊर्जा में पुनः पेशीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा में चेंज होता है। मांसपेशीय ऊर्जा, आपने मांसपेशीय ऊर्जा लगाया और उसके बाद क्या होगा, तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ। ऊर्जा का स्रोत में कोयला का उपयोग औद्योगिक क्रांति का कारण माना जाता है। कोयला को जब से हमने जलाकर हमने ऊर्जा का उपयोग करना सीखा उसी को हम क्या बोलते हैं, तो क्रांतिकारी था वो। क्षमता, इफिशियंसी क्या होती है, कोई भी आइडियल मशीन होगा उसका क्षमता क्या, अगर क्षमता आपको निकालना है तो आउटपुट बटा इनपुट में आप 100 से गुना कर दो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल और समय के गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो आवेग। वो संवेग था, ये क्या है, तो आवेग है। कैसे निकालेंगे, बल यानी फोर्स इनटू टाइम। ये क्या है, आवेग भार, बल की मात्रा को बताता है। इसका ऐसा यूनिट क्या है, तो किलो केजी मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, यानी क्या होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। आवेग क्या है, तो ये भी एक सदिश राशि है। अगर कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है, यानी क्रिकेट की बॉल को अगर आप कैच लेना चाहते हो तो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचते हो। क्यों खींचते हो, जिससे समय पे लगता हुआ मान, यानी इस टी की वैल्यू क्या होती है, समय का मान बढ़ जाता है। ये क्या होता है, टी का मान बढ़ता है, जिससे क्या होता है कि लगने वाला बल क्या हो गया, घट जाएगा। यानी समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उस पर जो बल लग रहा है वो घट जाता है और उसे चोट कम लगता है। ठीक है। चलिए उसके बाद है कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को हम क्या बोलते हैं, तो शक्ति बोलते हैं। तो क्या होता है, वर्क बटा टाइम। पावर क्या होगा, वर्क बटा पावर इक्वल टू, तो होगा वर्क और बटा में टाइम, यानी
समय। क्लियर है? कैसे निकालेंगे? तो वर्क क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा, पी इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा बटा में टी। ठीक है, अब ऐसे लिख दो आप, एफ इक्वल टू एफ एस बटा टी और कॉस थीटा, यानी कितना आ सकता है ये? पी इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा, एफ वी कॉस थीटा, फोर्स, वेलोसिटी और बीच का एंगल थीटा। ठीक है, चलिए शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या है? अश्व शक्ति। इसे कैसे लिखते हैं? एक जैसे बड़े बड़े संयंत्रों में जो बिजली लगती है उसको, उसका मात्रक क्या यूज करते हैं हम? तो हॉर्स पावर। और एक एचपी इक्वल टू क्या होता है? तो 746 वाट, 746 वाट। चलिए उसके बाद जनरेटर या मोटर की शक्ति को एचपी में व्यक्त किया जाता है। छोटे संयंत्र होते हैं उनको एचपी में व्यक्त करते हैं, और बड़े संयंत्र की शक्ति को एचपी में व्यक्त किया जाता है। शक्ति को सवाल बनाते समय आप mgh बटा टाइम का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि संवेग के संरक्षण का, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी रेखीय संवेग का संरक्षण, लीनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन क्या है? तो अनुपस्थित कुल रेखीय संवेग का संरक्षण, यानी पहले और लास्ट कोई भी संवेग है वो पहले और बाद में क्या होती है? उतना। जिसे मैंने बोला ना कि क्या होता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है, ना तो नष्ट होती है और ना ही वो बनाई जा सकती है। क्लियर है? चलिए उसके बाद आता है कोलिशन। अगर किसी वस्तु को कोलाइड करते हैं, यानी टकराता है, तो क्या होता है? m1 और m2, इसका स्पीड है u1 और इसकी स्पीड है u2। तो दोनों जब टकराया एट कोलिजन, दोनों यहां पे आकर क्या हुआ? टकरा गया, m1 और m2। और उसके बाद बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या होता है? आफ्टर कोलिजन पहले था m1 u1 प्लस m2 u2, और बाद में क्या होता है? तो m1 v1 प्लस m2 v2, यानी बाद में जो उसका वेलोसिटी, पहले क्या था? u1 था, यानी u था, और बाद में क्या हुआ? तो v हो गया। क्लियर है? तो रेखीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत न्यूटन के तृतीय गति के नियम का दूसरा रूप है। जैसे क्या बोलता है न्यूटन का तीसरा नियम? क्या बोलता है कि किसी भी वस्तु पे अगर आप जितना बल लगाओगे वो भी वस्तु आप पे उतना बल लगाए, यानी एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक थप्पड़ आप जिसको मार रहे हो ना, वो भी आपको उतना ही मार रहा है। दीवार पे मारोगे ना, जितना जोर से मारोगे दीवार पे, उतना ही जोर से आपके हाथ में चोट लगेगा। यही कहता है संवेग के संरक्षण का नियम। चलिए उसके बाद है टक्कर कितने प्रकार का हो सकता है? एक है प्रत्यास्थ, एक है अप्रत्यास्थ, एक है पुनः अप्रत्यास्थ। इसमें क्या है कि जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौट आएगा, यानी आप बॉल को जोर से मारो, जिस वेग से आपने भेजा उसी वेग से वो वापस आ गया। उसके बाद है जिस वेग से टकराता है उसी वेग से नहीं लौटता, उसमें कमी आ जाती है, यानी काइनेटिक एनर्जी यहां पे संरक्षित रहता है, संवेग संरक्षित रहता है, यानी जिस वेग से गया था उस वेग से नहीं आएगा। क्लियर है? उसके बाद है पूर्णतः अप्रत्यास्थ, यानी जब कोई वस्तु दूसरे वस्तु से टकराता है तो उसमें क्या होगा? चिपक जाता है। गोंद आपने कभी देखा होगा, हम च्युइंगम चबाते हैं, आप जिस पे फेंक दोगे ना वहीं पे चिपक जाएगा, वो वापस नहीं आता है। इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसको क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक कोलिजन। जैसे उसके बाद है इलास्टिक कोलिजन, जो वस्तु इलास्टिसिटी है, यानी जैसे फेंकोगे वैसे आएगा। क्लियर है? चलिए तो आज के इस क्लास में मैंने कोशिश करा आपके साथ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं तो फास्ट रिवीजन आप एक बार देख लोगे, उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल्स आप बनाना चाहोगे बना सकते हो इस सारे टॉपिक्स पे। तो आप कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। दो भी दोस्त देख रहे हैं, आप एक बार कमेंट कीजिए कि किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए, हम उसी पे बनाएंगे आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आता है, इससे आएगा, उसके बाद ऑप्टिक्स से आता है, इलेक्ट्रिक से आता है। इन सब चैप्टर जो है ना ये प्रीमियम चैप्टर है, सबसे न्यूटन्स का लॉ, इन सबसे बहुत सारा भर भर के क्वेश्चन आता है। तो आज के सेशन को मैं पे एंड करूंगा। तो आप कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, हम बना देंगे उस पे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।